हाँ देखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दिख रहा है आप लोग। इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के रेडियस को आप लोग क्या बोल दो, आर बोल दो, सही है। और इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से जो करंट फ्लो कर रहा है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए पहले। उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताइए, डायरेक्शन। ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे गया, इधर से इधर आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्क्रू रूल से लगा लो। इस पूरे सर्कुलर वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है उस वायर के डायरेक्शन को जो है अपने पाम से पकड़ लो। ऐसे होगा, ऐसे ही तो जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आया? सिंपल सा है एकदम, करंट के डायरेक्शन में पकड़ लो उसको और ऊपर की तरफ क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया हमें लगाना क्या है, हमें लगाना है बायोट-सेवार्ट्स लॉ। बायोट-सेवार्ट्स लॉ क्या कहता है अनुराग भैया? अकॉर्डिंग टू, हाँ, डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया? अब हमको ये बताइए यहाँ पे थीटा एंगल क्या है? थीटा एंगल किसके किसके बीच का एंगल होता है? मेन बात तो ये है, ये थीटा, एक मिनट अमन, ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का होता है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा होता है। अखंडा और अनुराग के बीच का एंगल 90 डिग्री, किसी के बीच का एंगल 90 है, थीटा। अरे थीटा यहाँ लग, मैंने बताया नहीं था क्या उस दिन? कॉपी में उस दिन कुछ घर जाके देखे थे। हमें बताओ ये थीटा किसी किसके बीच का एंगल है? मतलब आर डिस्टेंस है और वो जो अपने बाएं नंबर लेकर ही दिए। हाँ एकदम करेक्ट। तो ये जो थीटा एंगल था बायोट-सेवार्ट्स लॉ के हिसाब से, आप लोग को मैंने साफ साफ इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करवाया था, ऊपर नीचे आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के करवाया था। और dl इंटू आर साइन थीटा को मैंने आप लोग को dl क्रॉस आर बताया होगा, बताया था। तो ये dl स्मॉल लेंथ वेक्टर और r के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। साफ साफ बताई थी उस दिन ये बात, तो कॉपी खोल के पढ़ा करो। इधर देखिए, तो डेल बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये थीटा एंगल अभी कितना है फिलहाल, कैसे 90? देखो ये सर्कुलर वायर है, ठीक है? सर्कुलर वायर का जो लेंथ वेक्टर होगा किसी भी समय पे टेंजेंट मार के निकल आएगा। ये सर्कुलर वायर है, अगर इसका टेंजेंट मारोगे तो उतना सा लेंथ आएगा, इसका टेंजेंट मारोगे तो क्या आएगा, ये लेंथ। अब ये वाली जो लेंथ दिख रही है आप लोग को, अगर सर्कुलर वायर ऐसी है तो लेंथ इधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ नहीं है लेंथ, ये अलोंग द लाइन है उस तरफ, अंदर की तरफ है ये चीज टेंजेंशियली। तो इस करंट कैरिंग वायर का डीएल लेंथ इधर है, आर किधर है, इधर है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90। हियर एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री। थीटा कितना डिग्री है, 90। तो डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा, ये आ गया सबको समझ में? अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन डेल बी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल डिवाइडेड बाई, डेल बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का, सही है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल।
और इस पूरे सर्कुलर वायर के कंडक्टर, सर्कुलर वायर वाले कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर स्क्वायर, और L की जगह क्या लिख दिया? 2 पाई आर पाई पाई 2 आर आर। B का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा? ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये एक टर्म के लिए। अब मान लो ऐसे कई टर्म्स होते, फॉर n टर्म्स ऑफ सच वायर, मतलब ऐसी वायर होती। बात समझ में आ रही है? ऐसे करे कितने टर्म्स होते, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स क्या हो जाती? बढ़ जाती। क्लियर हो गया सबको? डायग्राम बनाओ, थोड़ी कहानी बोल देते। आप लोग को शीट मिली, क्या गड़बड़ करके आए हो? नहीं दिखाई? बोला ही नहीं होगा आप लोगों ने। आप लोगों को बोलने का, चलिए अब जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए फोकस करिए। पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ी कहानी बोल दें। हाँ बनाइए ना, पिछला पढ़िए ना शिखर, समझ आ गया? डायग्राम बनाइए, उसके बाद अब जो बोलेंगे पहले बोलेंगे। लेट देयर बी अ लूप, लेट देयर बी अ लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, let there be a loop of radius small r carrying current I, carrying current I. Let स्टॉप के बाद let O, डायग्राम में O है, let O be the center of loop, let O be the center of loop where magnetic field due to this current is to be determined. Let O be the center of the loop where magnetic field due to this current is to be determined. समझ गए? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यूजिंग बायोट-सेवार्ट्स लॉ, अभी उसके बाद पूरा लिख दो। अगला टॉपिक डालिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, magnetic field at the axis of current carrying circular loop. देख लिया? आओ, अभी पिछला वाला जो अभी आपने डायग्राम पढ़ा है और इसमें क्या अंतर है समझ लीजिएगा। पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब की बार उसकी कौन सी एक्सिस पे पता करेंगे। आप ऐसा समझिए बेटा कि मैं कहूं आपसे कि चलो देखो वेदांश, जैसे ये सर्कुलर लूप, ठीक है वेदांश, ऐसे ये सर्कुलर लूप है वेदांश, ठीक है? उस सर्कुलर लूप का सेंटर ये होगा और इस सर्कुलर लूप का जो रोटेशन एक्सिस है वो ये होगा, ऐसे ये पूरा ही तो एक्सिस होगा। नहीं समझ पाए? जिसमें चक्का घूमता है, बोला ऐसे लकड़ी घुमा दो, चक्का घुमाते रहो, तो लकड़ी है वो क्या है? एक्सिस। तो अब की बार हमें एक्सिस पे पता करना है, और अगर एक्सिस से पता चल जाएगा तो सेंटर पे तो आ ही जाएगा, है ना? देखो
तो एक हम लोग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले रहे हैं भैया, देखिएगा सब लोग, ये रहा एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसको आप लोग ऐसे मत देखो, इसको आप ऐसे देखो। नहीं समझ मैंने क्या कहा? कैसे देखना है इसको? मतलब ये ऐसे है, ऐसे मत देखना इसको, सामने से मत देखना, साइड से देखना, तभी आएगा समझ में। इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, आई आई। इसका रेडियस कितना ले लिया हम लोगों ने? ए ले लिया, इसका रेडियस ए ले लिया। इसके सेंटर ओ से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, यही तो इसकी एक्सिस है। अगर ये लूप ऐसा है तो इसकी एक्सिस कंडीशन ये है ना, आया समझ में? तो एक्सिस एक्स, ये वो पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ अगर यश बाबू लगाना है तो एक छोटा सा पहले क्या लेना पड़ेगा? डीएल लेंथ वेक्टर लेना पड़ेगा। सही बात है। ये डीएल लेंथ वेक्टर जो है ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है इस पॉइंट से। अब हमको ये बताइए आर और डीएल के बीच का एंगल क्या है? आर ऐसे है, आर कैसे भी हो ऐसे है आर, इस प्लेन पे। अच्छा लूप ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है डीएल लेंथ वेक्टर ऐसे होगा, टेंजेंट के लोग। लूप ऐसे तो टेंजेंट के लोग ऐसे हुआ ना, तो एल डीएल ऐसे, आर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। अब आर चाहे जैसे बनाओ एंगल हमेशा 90 रहेगा। आर आप चाहो तो दूर कर दो, आर आप चाहो तो बहुते दूर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर हमेशा डीएल के कैसा रहेगा? 90 ही रहेगा। तो थीटा एंगल इस वाले डायग्राम में क्या है? 90। तो बायोट-सवार्ट्स लॉ में उसकी जगह 90 लिखना है हमको। अब भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लेनी है ये आर के परपेंडिकुलर लेनी है, लेनी ही आर के परपेंडिकुलर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ली है इस पॉइंट पे, ये आर के क्या लेनी है? परपेंडिकुलर। सही है, सबको आगे समझ में? ये एंगल फाई ले लिया, समझ गए? ये 90 डिग्री है, ध्यान देना, ये जरूरी है कि 90 डिग्री ही लें। अब इस डेल बी के दो कंपोनेंट्स होंगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक्ट कर रही है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट, अगर ये एंगल फाई है तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होता है? फाई। अगर ये डेल बी है तो क्या ये डेल बी कॉस फाई हुआ, है ना? आइए समझ में। अब देखो एक लेंथ वेक्टर यहां लिया है, हो सकता है एक लेंथ वेक्टर आप यहां ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे जहां लें। इससे भी आर डिस्टेंस की दूरी पे ही होगा ये पॉइंट, ठीक है? इसकी वजह से भी एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट डेल बी कॉस फाई यहाँ पे होगा, जो कि फाई एंगल बना रहा होगा। ये पी पॉइंट है यहाँ पे। इस डेल बी का डेल बी कॉस फाई कंपोनेंट अगर यहाँ है तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा? डेल बी साइन फाई कंपोनेंट। डेल बी साइन फाई कंपोनेंट इस वाले लेंथ वेक्टर की वजह से ये है, इसकी वजह से भी होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन एक चीज नोटिस करो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, कौन सी होती है? ये डेल बी कॉस फाई कंपोनेंट इस डेल बी कॉस फाई कंपोनेंट को काट देगा। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? डेल बी साइन फाई कंपोनेंट बचेगा। इसी डेल बी साइन फाई कंपोनेंट को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। नहीं समझ में आया? देखो मन में आएगा कि 2 डेल बी साइन फाई को इंटीग्रेट करो। क्यों 2 डेल बी साइन फाई को इंटीग्रेट करने का मन करेगा? क्योंकि ऊपर वाले का भी इधर है, नीचे वाले का भी इधर ही है, तो 2 हो गए। लेकिन हम लोग को एक ही लेंथ वेक्टर की वजह से यहाँ निकालना है और इसी डीएल को इंटीग्रेट करना है। 2 डीएल की वजह से नहीं निकाल के इंटीग्रेट कर देना है। या तो आप 2 डीएल की वजह से निकाल के आधा आधा इंटीग्रेट करो, या 1 डीएल की वजह से पूरा 2 पाई आर इंटीग्रेट करो। क्या करना चाहते हैं? एक ही डीएल लेके 2 पाई आर इंटीग्रेट मार देंगे। कुछ समझ आ रहा है? इसीलिए वहां 2 डेल बी साइन फाई मत ले लेना। आप इसी समझिए बेटा। अच्छा तो अब बताओ भैया बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स लॉ, हाँ निखिल
अगर ये नहीं लोगे तो ये कटा कैसे? देखो ये लेंथ जो यहाँ है तो करंट तो पूरे में फ्लो कर रहा है ना, तो कभी ना कभी ये लेंथ वेक्टर यहाँ पहुंचेगा जब आई यहाँ आएगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ क्रिएट करेगा ही करेगा जो इसको काटेगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कैंसल आउट हो ही जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बस इसका कोई काम नहीं है, बस ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कटेगा ही कटेगा, डेल बी वाला बचेगा, चाहे इसकी वजह से बचे चाहे इसकी वजह से बचे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट्स लॉ डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखना होगा पेपर में कि थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल जो कि इधर की तरफ है। भैया ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, ऐसे है तो डी एल ऐसे होगा। हाँ, तो थीटा 90 कर लो भैया, तो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और नीचे कौन बैठा है, साइन 91 हो गया। आ गया समझ में? अब इसको हम लोग लिखवाएंगे, अभी लिखवा देंगे आपको कि ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट को काट देगा, सिर्फ डेल बी साइन फाई कंपोनेंट ही मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑल। ठीक है, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई in the loop is given by B equal to del B sin phi, और इस del B sin phi को क्या कर दो तो टोटल आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन del B की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, अरे साइन 91 हो गया है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। सबको क्लियर हो गई ये बात? अब इसमें से जो जो कांस्टेंट है बाहर उठाओ। अच्छा देखो, क्या यहां से साइन फाई की वैल्यू a बाई आर होगी? साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई इज इक्वल टू a बाई आर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है बाहर उठाओ भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर क्यूब कांस्टेंट है, और किसको इंटीग्रेट करोगे, डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल, और एरिया टोटल लेंथ क्या लोगे 2 पाई आर, उसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। नहीं समझ पाए? फिलहाल डायग्राम बनाइए पहले चलिए। हाँ हटाएं, अच्छा कहानी लिखवा दें। देखो भैया ये पूरा, अच्छा पूरा पहले कंप्लीट तो करा देते, लेकिन हम पहले पूरा कंप्लीट करा देते। देखो इसके बाद ध्यान दो भैया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब इंटू ए, सही है, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l, 0 से लेके 2 पाई a, सही है। तो B विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्यूब इंटू ए, और L की जगह क्या लिखोगे 2 पाई a, सही है, पाई पाई चला गया, 2 2 चला गया, B आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो सब लोग इधर ध्यान देखना, यहाँ तक तो आ गया होगा। अब देखो इन ट्रायंगल, अच्छा फ्रॉम डायग्राम, क्या आर स्क्वायर इक्वल, क्या आर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अरे पाइथागोरस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2।
आर का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस आर क्यूब की जगह लिख दो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डिस्टेंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ टाइम। ये करंट कैरिंग सर्कुलर, नहीं है समझ में, यहां तक कर लिए, यहां तक लिख लिए थे। एक चीज और लगे हाथ समझ लो, लगे हाथ एक चीज और समझ लो। एक तो ये फॉर्मूला आपके काम का है, दूसरा देखना बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है निकले ध्यान दो, ये यहां पे आई है इस पॉइंट पे जो कि x डिस्टेंस की दूरी पे है O से। अगर हम x को 0 कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड O पे आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट इस सेंटर ऑफ लूप पे x की वैल्यू क्या कर दोगे, यहां 0 लिख दो, तो b विल बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की पावर क्या बचेगा, 3/2 से 2 कट गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, a से स्क्वायर कट गया, b का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा पिछले वाले डेरिवेशन और इस वाले डेरिवेशन देखो सेम चीज आ गई, कुछ पिछली बार भी यही आया था ना, म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाई 2r आया था, अब की बार क्या आ गया 2, तो वही है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स कर दोगे तो इसको n से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आया, कर दो, नहीं बंदी रखिए, लिख लिया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स दूरी पे Rn और यहाँ पे O पे कितना म्यू नॉट आई बाई 2, जब x को 0 कर। अब इसको देखो आप लोग ऐसे समझो, इसको ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करना है। अगर हम कहें, इधर देखो बेटा, इधर इधर, अगर हम कहें ये x, ये लूप है, इधर देखिए बेटा, ये क्या है, तो लूप के सेंटर से एक्सिस इधर भी भाग रही है और एक्सिस कहां भाग रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें x के साथ वेरिएशन पता करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम हटा रहे हैं, अब आप सोचो, ये बताओ एट डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। और एट O कितना आया था जब x को 0 किया था, म्यू नॉट आई बाई 2a, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको ये बताइए अनुराग, इस मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है अनुराग? अरे इसका ज्यादा है, नीचे x नहीं है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेंटर पे O पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखना, ये भैया हो गया आपका सर्कुलर लूप जिससे कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई, बात समझ आई, ये x हो गया, और यहां पे x क्या है, यहां पे ज्यादा, उधर जाओगे कम होती जाएगी, इधर जाओगे कम होता, तो x के बढ़ने से b कम होता चला जाएगा। सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कर लोगे, कर लो। इसके बाद एक जरूरी चीज और बता दें, हो गया, आओ, तो इन दोनों बेटा, इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले हम लोग, फिर आपको इसी के बाद एक चीज बताते हैं।
तब तक आप लोग केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो ना। बस देखिए, जो भी इंसान सच में पढ़ना चाहता है वो सीधा साधारण सा दिमाग लगाएगा। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स आपको समझ में आएगी, घर जाके थोड़ा रिवाइज कर दो 1 घंटा, बाकी 2-2.5 घंटा जो है केमिस्ट्री रिवाइज करो। यही तो करना है प्रियम, और क्या करना है। मैथ पढ़ो, बायो पढ़ो, 4-5 घंटा पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी, काम खत्म। उतनी तो होती नहीं तुम लोगों से। चलो, कल पढ़े थे ना सब लोग घर पे? हाँ, क्यों पढ़ानी है क्या? कब से है ये? 18 तो आई क्या? अरे चलो करा देंगे। आज क्या तारीख है? क्यों यार कहें झूठा? अरे तुमको कल बोलते थे, तुमको अलग से हम करा देते काइंड खटाक से। तुम एक काम करो, ये सब ज्ञान छोड़ो, अपना काम करते रहो। थोड़ा नुकसान ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा हो गया स्कूल लेवल पे। और क्या, एक दिन पहले पेपर से तुमको उत्तर बता देंगे। चलो सवाल देखिएगा बेटा सब लोग। आओ इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखो। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻2 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का करंट इससे पास हो रहा है। तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I डिवाइडेड बाई 2r लगा देना, हो जाएगा क्वेश्चन। μ0 की जगह 4 पाई × 10⁻⁻I की जगह 0.5, r की जगह 5 × 10⁻2। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? करने की जरूरत है? अगला देखो, अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए होते तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। अगला देखिएगा, ये सवाल है, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम। देखिएगा, एक अल्फा पार्टिकल है, सब लोग जानते हो अल्फा पार्टिकल, वो 1 एंगस्ट्रॉम के रेडियस पे चक्कर लगा रहा है विद अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बताइए ये अल्फा पार्टिकल सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? पहले तो आपको बता दें, सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चक्कर लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? ये करंट का डायरेक्शन होगा। अब करंट के डायरेक्शन से आप कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लोगे? ये देखो करंट का डायरेक्शन, तो ऐसे पकड़ो करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? अंदर की तरफ हो गई। लेकिन अल्फा पार्टिकल कौन है? राइट हैंड से, राइट हैंड से अल्फा पार्टिकल कौन है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट भी कैसे प्रोड्यूस करेगा? ऐसे ही। तो करंट को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? नहीं समझ में ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो। तो अब आप लोग सब लोग डायरेक्शन तो समझ ही गए हो, स्क्रू रूल से निकाल लेना। ठीक है शिखर बाबू, तो हमें निकालना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो समझो फिर से, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी सेंटर पे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर के लिए? μ0I डिवाइडेड बाई 2r या 2a। अब हमको r तो पता है 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन क्या नहीं पता है? करंट नहीं पता है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? करंट। हिमांशी, करंट का क्या फॉर्मूला होगा बेटा?
कोई चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से करंट का क्या फॉर्मूला होता है? अमन बताइए बेटा। जिया Q बाई टी, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन का क्या है? एक रेवोल्यूशन का। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के चार्ज के डबल होता है, पता है ना सबको? अल्फा पार्टिकल मतलब 2e। और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा? चक्कर लगाने के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी होगी? 2 पाई आर बाई v। तो I इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? I की वैल्यू को उठा के यहां और R और म्यू नॉट की वैल्यू रख के किसकी वैल्यू आ जाएगी? कोई समस्या? सुनो एक और चीज, इसी क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन देता तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करके किसकी वैल्यू आ जाती? और Q को टाइम से डिवाइड करके क्या आ जाता? और करंट को यहां रख के भी आ जाता। नहीं समझ में आया? चलो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया सबको। अब एक जरूरी बात और बता दें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब और भी कई तरीके हैं, मतलब और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ये मैं हटा रहा हूं तरीके से। चलो, अभी हम क्या कहें शिखर भैया, जैसे ये सर्कुलर लूप है, एक टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सेंटर पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a या 2r। अगर ये सेमी सर्कुलर होता तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r तो होता ही है, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती। अगर ये 3/4 लूप होता तो समझ गया ना? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 3/4 ऑफ टोटल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टोटल का 3/4 होता। नहीं आ रहा है समझ में? पक्का? लेकिन अब इसी में एंगल ना पता हो, मतलब यहाँ तो हमें दिख रहा है ना कि ये सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ये 3/4 पार्ट है, या 1/4 पार्ट हो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। ये 1/4 पार्ट है, एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 और किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, है ना? अब यहाँ 90 हमको पता था, अब ये 90 ना होगी, कुछ और एंगल होता मान लो, देखना। जैसे हम कहें करंट है और ये एंगल कितना दे दिया आपकी बार? थीटा। अब इससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो कैसे निकालोगे इसको? निकालने के लिए ये सर्कल का ही तो हिस्सा है ना, तो ये पूरा सर्कल बना देते हैं जरा एक बार। सोच रहे हो ना? अगर पूरा सर्कल होता 360 डिग्री होता तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर 360 डिग्री पूरा होता तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, लेकिन एंगल है कितना? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा b डैश, जो हमें पता करना है। यूनिटरी मेथड लगाया है, 360 पे म्यू नॉट आई बाई 2r, तो थीटा एंगल पे कितना? b डैश। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b डैश कितना निकल के आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360। बस हमको करना क्या है? वही फॉर्मूले म्यू नॉट आई बाई 2r को थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना है? 180 डिग्री।
180 बाई 360 1/2। यहाँ कितना है एंगल? ये 270 बाई 360 3/4। यहाँ एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 बाई 360 1/4, ये देखो 1/। और कोई भी एंगल दे दे, 60 85 90 जो दे दे उस हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई कर। कोई समस्या? कर लो, पूरा लिख लो। चलो आइए, शिखर बाबू बताएंगे दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा दोनों में? दोनों के यहाँ पे सेंटर पे कैसे शिखर? हाँ सही है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ही तो है। तो θ1/θ2 60/90 दैट इज 2/3। समझ गए ना? अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फटाक से काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसी तो है ही। आगे बढ़े। अभी एक क्वेश्चन और बस है, एक सवाल और। हाँ भैया देखो, एक सवाल और। हाँ शेखर, दोनों में करंट वही फ्लो कर रहा है आई। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा छोटे में अपॉन बड़े में? हाँ 4/300। देखो इसका एंगल 300 होगा और ये वाला एंगल कितना होगा? 270। तो 300/270 दैट इज कितना होता है? 10/9। 10/9 नहीं समझ में आया? वो अंदर वाले एंगल से मतलब होता है ना, बाहर वाले से थोड़ी। तो एक क्वेश्चन कर लेगा तो राजा हो गए अगले में।